अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने केमिकल बॉन्ड्स की मुख्तलिफ इकसाम, उनकी एनर्जी, लंबाई यानी लेंथ और उनके दरमियान कंपैरिजन को तफसील से समझा। आज हम बॉन्डिंग के एक और दिलचस्प नज़रिए यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी पर बात करेंगे। ये थ्योरी हमें बॉन्ड्स की फॉर्मेशन और मॉलिक्यूल्स की शेप को मजीद गहराई से समझने में मदद देगी। चलिए शुरू करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी भी जिसको कहते हैं, दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी मॉडल predicts and explain the shapes of molecules but does not give reason for the formation of bonds। अब इसका मतलब ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मॉडल सिर्फ ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स की शक्ल कैसी होगी, मसलन लीनियर होगी, बेंट या टेट्राहेड्रल, लेकिन ये मॉडल हमें ये नहीं बताता कि एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, यानी इनकी केमिकल बॉन्डिंग का अमल क्या है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें ये नहीं बताती कि बॉन्ड बनते कैसे हैं। VBT is concerned with both the formation of bonds and shapes of molecule। अब VBT वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल से एक कदम आगे है। ये थ्योरी न सिर्फ मॉलिक्यूल्स की शेप को समझाती है बल्कि इस बात की वजाहत भी करती है कि बॉन्ड्स एक्चुअली एटम्स के दरमियान किस तरह और किन रूल्स के मुताबिक बनते हैं। This method of describing a covalent bond considers a molecule as a combination of atom। अब कोवलेंट बॉन्ड को बयान करने का ये तरीका एक मॉलिक्यूल्स को एटम्स का कॉम्बिनेशन यानी मजमुआ समझता है। इस बात का मतलब ये है कि वीबीटी में हम मॉलिक्यूल्स को मुख्तलिफ एटम्स का मजमुआ समझते हैं जो आपस में बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी आर गिवन बिलो। वीबीटी के बुनियादी असूल जिनको पोस्टुलेट्स भी कहते हैं वो नीचे यहाँ दिए गए हैं, हम उनको अब डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इन असूलों को समझकर हम केमिकल बॉन्ड्स के बनने के प्रोसेस को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। A covalent bond is formed when half-filled orbitals in the valence shell of two atoms with similar energy overlap। अब एक कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो एटम्स के वैलेंस शेल्स में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स यानी वो ऑर्बिटल्स जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और इनकी एनर्जी करीब होती है, यानी जरूरी है कि इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी एक दूसरे से मिलती जुलती हो। सेकंड इज ए ग्रेटर ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ऑर्बिटल्स का जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ही मजबूत बॉन्ड बनेगा। ये असूल सिंपल है। अगर दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा हिस्सा शेयर करते हैं यानी ज्यादा ओवरलैप करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छी तरह से दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाते हैं। इससे इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती है और नतीजा ये होता है कि बनने वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। The direction of the bond is determined by the shape and mood of the overlapping orbitals। अब कोवलेंट बॉन्ड्स की एक खास सिमत यानी डायरेक्शन होती है। बॉन्ड्स की सिमत ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की शेप और उनके ओवरलैप करने के तरीके से तय होती है। इस असूल का मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड रैंडमली किसी भी सिमत में नहीं बनते, वो एक खास डायरेक्शन में बनते हैं। ये डायरेक्शन इस बात पर मुनहसर करती है कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं उनकी शेप यानी शक्ल कैसी है। मसलन s ऑर्बिटल गोल होता है, p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है
और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। मसलन सीधी सीधी लाइन में मिल रहे हैं या साइड बाय साइड मिल रहे हैं, इनको हम आगे डिटेल से समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। A sigma bond is formed by the linear overlap of two half-filled atomic orbitals on adjacent atoms. अब एक सिग्मा बॉन्ड्स दो करीबी यानी एडजेसेंट एटम्स के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियर यानी हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की सबसे बुनियादी किस्म है। ये तब बनता है जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे से बिल्कुल सीधी लाइन यानी आमने सामने से टकराते हैं। इस ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं और ये एटॉमिक न्यूक्लियाई को जोड़ने वाली लाइन यानी न्यूक्लियर एक्सिस पर होता है। द ऑर्बिटल अप्रोच ईच अदर ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। इसमें ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब न्यूक्लियर एक्सिस पर आते हैं। न्यूक्लियर एक्सिस से मुराद एटम्स के न्यूक्लियाई को जोड़ने वाली लाइन है, यानी जब दो एटम्स बॉन्ड्स बनाने के लिए करीब आते हैं तो इनके हाफ ऑर्बिटल्स बिल्कुल उसी लाइन पर मिलते हैं जो इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ती है। इससे बॉन्ड की फॉर्मेशन डायरेक्टली न्यूक्लियाई के दरमियान होती है। बोथ s and p orbitals can overlap head on to form sigma bonds. s orbitals और p orbitals दोनों head on overlap कर सकते हैं sigma bonds बनाने के लिए। डियर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूं कि ये है क्या, हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है, और ये हाफ फील्ड जो आप बार बार यहाँ पे आप सुनेंगे कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं, ये क्या है जरा समझिएगा, अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ एक एटम लिखता हूं नाइट्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक हो गया। मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी साथ लिखता हूं 1s2 2s2 और 2p कितनी होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब आपको पता है बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, तो इसका जो वैलेंस शेल है ना उसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये 2s और 2p वाले। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने एक रूल पढ़ा था ऑफ प्रिंसिपल और साथ पढ़ा था हुंड्स रूल। हुंड्स रूल हमें क्या कहता है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो ना, जैसे ये 2p है इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, ये 2s है इसका एक ही ऑर्बिटल होगा, ये 2p के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। डीजेनरेट वो ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी तकरीबन एक जैसी होती है, ठीक हो गया। इनमें से एक आपके पास है ये 2px, ये है 2py और ये है 2pz, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है, 2px 2py 2pz। अब देखें 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आ जाएंगे अपोजिट स्पिन के साथ। अब 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हुंड्स रूल हमें यह कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन इन सबके पास एक एक जाएंगे, यानी ऐसा नहीं करना कि इसको आपने 2 दे देने हैं, इसको 1 दे देना है और इसको आपने खाली रखना है, नहीं, आपने इसको 1 देना है पहले, फिर इसको देना है और फिर इसको देना है। अगर बच जाएंगे तो फिर यहां पे पेयरिंग होगी, अगर नहीं बचेंगे तो ये ऐसे अनपेयर्ड ही रहेंगे। अब ये वाले ऑर्बिटल देखें यहां पे अनपेयर्ड हैं, यानी कि 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 2px के अंदर 1 रख दिया, 2py और 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब ये 3 अनपेयर्ड यहां पे ऑर्बिटल हैं, तो देयर ये 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, ये जरा थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा। अब एक और मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन की जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। तो बॉन्ड बनाने के लिए आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ s सब शेल है पहला, उसका एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहाँ पे p है, इसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ठीक हो गया डियर, 2px 2py और 2pz। तो यहाँ पे देखें s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ रख दिए, लेकिन p के अंदर 4 हैं। अब आपने ऐसा नहीं करना कि इसको 2 दे देने हैं 2px को, ठीक है, उसके बाद 2py है फिर 2pz है, ऐसा नहीं करना कि आपने 2px को 2 दे के
2py को 2 दे के 2pz को खाली कर दें, नहीं, आपने पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। फिर अगर बच जाए, टोटल 4 है ना, एक बच गया तो वो यहां पे पेयरिंग करेगा। अब देखें रूल के मुताबिक, उसूल के मुताबिक क्या है कि यहां पे 2p जो y है और 2p जो z है ये अनपेयर्ड हैं, तो ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले सकते हैं। जब ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे तो इसका मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे, यानी ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और यही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो ये अपने ज़हन में रखिएगा, इसको आगे हम तफसील से समझेंगे। अच्छा देखें, और एक उसने बात यहाँ पे की है हेड ऑन ओवरलैपिंग की, कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है, सीधी सीधी लाइन में। मैं कहता हूं ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, ठीक हो गया, इसी तरह ये एक दूसरा ऑर्बिटल है आपके पास, ये सीधे सीधे एक लाइन में टकराएंगे एक दूसरे के साथ, एक लाइन में टकरा के ये ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे। अगर सीधे सीधे एक ही लाइन में न्यूक्लियर एक्सिस, ये न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन न्यूक्लियर एक्सिस है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे अगर ये आके आपस में एक दूसरे के साथ टकरा जाएं और ओवरलैपिंग करें ऐसे सीधी लाइन में, तो इसको हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक हो गया डियर, तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट इज एस ओवरलैप। द एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप with the s orbital of the other to give a bond orbitals। एक एटम्स का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और एक बॉन्ड ऑर्बिटल बनाता है। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप occurs during the formation of H2 molecules where each hydrogen atom has a half filled s orbital। अब इस किस्म का ओवरलैप H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने के दौरान होता है, जिसमें 2 s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। जहां हाइड्रोजन एटम के पास एक हाफ फील्ड s ऑर्बिटल होता है, यहां हम सबसे आसान मिसाल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ले रहे हैं। हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, यानी इसके पास एक हाफ फील्ड s ऑर्बिटल है। जैसे यहां देखें 1s1, तो यहां इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। जब 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, जब 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इनके s ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, हाफ फील्ड s ऑर्बिटल। इसका भी हाफ फील्ड s ऑर्बिटल और इसका भी हाफ फील्ड s ऑर्बिटल आपस में एक न्यूक्लियर एक्सिस पर टकरा जाएंगे और यहां पे ये ओवरलैपिंग करेंगे, यानी इनके s ऑर्बिटल आपस में घुल मिल जाते हैं या ओवरलैप करते हैं। इस ओवरलैप के नतीजे में एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसे बॉन्ड ऑर्बिटल कहते हैं। एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा जिसको आप क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्बिटल कहेंगे, जिसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एक एटम से आए, एक इस एटम से, एक इस एटम से आया। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन the electrons are paired up and the electron density in this molecule is symmetrical around the 2 nuclei। बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं और इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द सिमेट्रिकल होती है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। अब इस डायग्राम में आप 2 हाइड्रोजन एटम्स के s ऑर्बिटल्स को एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए देख सकते हैं। हर हाइड्रोजन एटम का गोल s ऑर्बिटल करीब आता है और हेड ऑन ओवरलैप करता है। इस ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान सिमेट्रिकल फैल जाती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, जिससे एक स्टेबल नॉन पोलर H2 मॉलिक्यूल वजूद में आता है। नेक्स्ट इज sp ओवरलैप। द s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल्स ऑफ द अदर टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड। एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल in HCl a molecule half filled s orbital of hydrogen overlap with a half filled p orbital of chlorine। मिसाल के तौर पर HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का हाफ फील्ड s ऑर्बिटल क्लोरीन के हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। The electron density is higher close to the chlorine atom due to its higher electronegativity value।
दिस इज वाई HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल। चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है गालिबन 3.16 और हाइड्रोजन की होती है 2.20, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन एटम के करीब ज्यादा होती है। इसी वजह से HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। नतीजा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन एटम के पास ज्यादा होती है, जबकि हाइड्रोजन की तरफ कम होती है। इस अनइवन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से HCl में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल बन जाता है और इसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। डियर यहां देखें, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, यानी इसके पास एक ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। थोड़ा सा जरा समझिएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 3s2 3p5, ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा समझिएगा, बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। यहां पे देखें, एक 3s है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3p के अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है p के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, 3px 3py और 3pz। टोटल p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले सबके पास एक एक आएगा, फिर बाकी बच के 2, एक इसके पास आ जाएगा, एक इसके पास आ जाएगा। अब जरा देखें, क्लोरीन के पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। यानी ये s ऑर्बिटल किसका है, हाइड्रोजन का है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह ये यहां पे हम बना लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ठीक है, और है भी कौन सा, 2pz है, ये 2pz, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं। कैसे ओवरलैपिंग करते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया s और ये हो गया p, यहां पे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर कर दिया, आपस में ये घुल मिल जाएंगे। इसको मजीद हम इस डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में आप हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये जो सर्कल की शक्ल में आपको दिखाया हुआ है, क्लोरीन के p ऑर्बिटल, जिसको डंबल शेप में यहां पे दिखाया हुआ है, देख सकते हैं आप यहां पे सर्कल और डंबल शेप। यहां ये दोनों ऑर्बिटल्स न्यूक्लियर एक्सिस पर यानी सीधी लाइन पर हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे HCl का एक मॉलिक्यूल बनता है और इसके दरमियान सिग्मा बॉन्ड होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज्यादा है, जो इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को जाहिर करती है। यहां देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज्यादा है और हाइड्रोजन के पास कम है। ये इस वजह से है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिस वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट इज PP overlap. There, an example of this type of overlap is the formation of the Cl2 molecule, where p orbitals of 2 chlorine atoms overlap on the nuclear axis. इस किस्म की ओवरलैप की एक मिसाल Cl2 मॉलिक्यूल का बनना है, जहां 2 क्लोरीन एटम्स के p ऑर्बिटल्स न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं। The electron density is symmetrical around the nuclei of the 2 chlorine atoms because both have same value of electronegativity. क्योंकि दोनों क्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एक जैसी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों क्लोरीन एटम्स के न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द सिमेट्रिकल होती है। डियर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में आप 2 क्लोरीन के एटम्स के 3p ऑर्बिटल्स को देख सकते हैं। एक ये 3p ऑर्बिटल, एक ये 3p ऑर्बिटल, और ये आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। हर क्लोरीन एटम्स का 3p ऑर्बिटल डंबेल शेप्ड है। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स न्यूक्लियर एक्सिस पर एक दूसरे से मिलते हैं तो Cl2 का मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। क्योंकि दोनों एटम्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए ओवरलैपिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी देखें यहां पे सिमेट्रिकल है।
और Cl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कुछ यहाँ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी हैं। द बॉन्ड एंगल्स इन H2O इज 104.5 डिग्री whereas in H2S it is 92 degree. This is because the orbital of S are larger and the lone pair exert a stronger repulsion. एक दिलचस्प मालूमात ये है कि वाटर यानी पानी में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है, जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में ये 92 डिग्री होता है। इसकी वजह यह है कि सल्फर के ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के मुकाबले में बड़े होते हैं और सल्फर पर मौजूद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा मजबूत रिपल्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। नेक्स्ट इज द H2S मॉलिक्यूल इज ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल which is formed by the combination of one sulfur and two hydrogen atoms. अब सल्फर के दो 3p ऑर्बिटल्स मसलन 3px और 3pz, जिनमें हर एक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। यानी सल्फर के वैलेंस शेल में दो हाफ फील्ड 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। ये दो हाफ फील्ड 3p ऑर्बिटल्स जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स के 1s ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। इस तरह दो SH सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। मैं आपको यहां बताता हूं, ये आपके पास H2S का मॉलिक्यूल हमने बनाना है, ठीक हो गया। यहां दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक सल्फर का एटम है। हाइड्रोजन का आपको पता है इसके 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां हमने एक लिख लिया, ठीक हो गया। अब सल्फर की बारी है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी बच गए 6 इलेक्ट्रॉन 3s2 3p4, 3p के अंदर यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया डियर। अब देखें वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो 3s यहां पे देखें इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p के आगे 3 डी जनरेट ऑर्बिटल हैं, 3px 3py और 3pz, ठीक हो गया डियर। अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सबके पास पहले एक एक जाएगा, फिर यहां 3px के पास एक आ जाएगा। तो यहां अनपेयर्ड यहां पे देखें कितने हैं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो अनपेयर्ड यहां 2 हैं और वो है 3py और 3pz के पास, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक हो गया। इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी सल्फर के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो हाइड्रोजन के 2 एटमों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे और यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी ये सल्फर का है एटम, इसके 3py मैं यहां पे बना देता हूं, ये 3py, ठीक है, और इसी तरह इसका 3pz, यहां पे हम 3pz भी बना लेते हैं, ये हो गया 3pz, ठीक है। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां देखें इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया डियर। अब होगा क्या, इसका जो 3pz है ना, ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये जो आपके पास 3py है, ये भी हाइड्रोजन के एक ऑर्बिटल के साथ 1s के साथ ओवरलैप करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखें यहां पे, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। जो सल्फर के अनपेयर्ड थे उसने हाइड्रोजन के 2 एटमों के साथ क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग की और इनके ऑर्बिटल्स ने क्या किया, यहाँ पे ओवरलैप किया। अब चूंकि 3x जो है उसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन हैं, मुकम्मल है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, उसको आप ऐसे यहाँ पे रख देंगे दरमियान में। नेक्स्ट देखें जी, द 2 3p से 3py एंड 3pz ऑर्बिटल ऑफ सल्फर कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच can overlap with the 1s orbital of 2 hydrogen atoms. A V-shaped molecule is thus formed having a bond angle of 92 degree. अब सल्फर के 2 ऑर्बिटल्स मसलन 3py और 3pz, जिनमें हर एक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। यानी सल्फर के वैलेंस शेल में 2 हाफ फील्ड 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 2 हाफ फील्ड 3p ऑर्बिटल्स जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स के 1s ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। इस तरह 2sh यहां पे एक ये वाला और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस तरह एक V शेप मॉलिक्यूल बनता है जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 92 होता है।
जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सल्फर के हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल्स जो डंबल शेप्ड हैं, दो हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ये ओवरलैप हेड ऑन यानी लीनियर होती है और SH सिग्मा बॉन्ड बनता है। डायग्राम में आप वी शेप स्ट्रक्चर और 92 एंगल का बॉन्ड एंगल भी वाज़े देख सकते हैं, जो सल्फर के एटॉमिक ऑर्बिटल और लोन पेयर की अरेंजमेंट की वजह से है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम। There are two unpaired electrons on each atom in perpendicular p orbitals, say px and py. अब ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड के बनने पर गौर करते हैं। हर ऑक्सीजन एटम पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल मसलन px और py में मौजूद होते हैं। अब तक हमने सिग्मा बॉन्ड को समझा जो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। अब हम देखते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में एक नए किस्म का बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में एक डबल बॉन्ड होता है। हर ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दो मुख्तलिफ p ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2 और 2p4। जरा गौर कीजिएगा, बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2s है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर देखें 2px और 2py और 2pz। यहाँ हम लिख भी लेते हैं 2px, 2py और 2pz। जरा गौर कीजिएगा, x के पास एक इलेक्ट्रॉन, py के पास एक इलेक्ट्रॉन, pz के पास एक इलेक्ट्रॉन, 3 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे यहाँ 2px को। तो यहाँ जो अनपेयर्ड है ना, हकीकत में देखें वो 2py और 2pz हैं। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऑक्सीजन के दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, और इनके 2py और 2pz दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2py और 2pz के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। इसी तरह का एक और नीचे एटम है, ठीक है, उसका ये 2px है, 2py और ये 2pz है। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक है। ये आपस में यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे। इसका 2py इसके 2py के साथ, इसका 2pz इसके 2pz के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। और देखें यहाँ पे दो बॉन्ड बन गए। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है। The px orbital on the two oxygen atoms are oriented in such a way that they overlap end to end linearly. दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर मौजूद px ऑर्बिटल इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि वो एंड टू एंड लीनियरली ओवरलैप करते हैं। इस लीनियर ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। डेयर बुक के अंदर उन्होंने 2px लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इनकी कन्फिगरेशन को देखें तो 2pz और 2py ये अनपेयर्ड होते हैं, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। However, the py orbitals on both atoms are aligned parallel to each other. They overlap in a parallel way so that the two p lobes overlap above the plane of the nuclei and the other two lobes below the plane as shown in figure. This result in the formation of pi bond. The oxygen atoms are doubly bonded through sigma and pi bond. अब देखिए दोनों एटम्स पर यानी ऑक्सीजन के दोनों एटम्स पर py ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल अलाइन होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये पैरेलल अलाइन हैं। ये ऑर्बिटल पैरेलल तरीके से ओवरलैप करते हैं, ऐसे हेड टू हेड नहीं, जिस तरह ये यहाँ पे ये दरमियान में देखें ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, आमने सामने आके टकराते हैं। ये पैरेलल तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं, यानी पाई बॉन्ड हमेशा उस वक्त बनता है जब p ऑर्बिटल पैरेलल तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं, और सिग्मा बॉन्ड उस वक्त बनता है जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, सीधे टकराते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन एटम के पास अभी भी एक और p ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड है। ये py ऑर्बिटल न्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके पैरेलल है ये ऑर्बिटल साइड बाय साइड ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं, यानी इनके लोब्स
न्यूक्लियाई के प्लेन के, ये न्यूक्लियाई का प्लेन है, इस न्यूक्लियाई के प्लेन के ऊपर और नीचे मिलते हैं, ऐसे ऊपर और नीचे मिल रहे हैं। इस साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैप को लेटरल ओवरलैप भी कहते हैं, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है। इस पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में जो नया बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के प्लेन, ये न्यूक्लियाई का प्लेन है, इस न्यूक्लियाई के प्लेन के ऊपर और नीचे होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के दरमियान में होती है। अब इस तरह ऑक्सीजन एटम सिग्मा और पाई बॉन्ड के जरिए डबल बॉन्ड बनाता है, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में जो डबल बॉन्ड होता है वो सिर्फ एक बॉन्ड नहीं होता, वो दरअसल एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का मजमुआ होता है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, यानी याद रख लें, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है जैसे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में होता है, वहां एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होंगे। देयर नेक्स्ट हमारे पास है क्विक चेक 3.6, ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड N2 मॉलिक्यूल्स। तो डेयर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं पहले वाटर के। तो देखें यहां मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है, आप इसको जरा देख लीजिएगा, मैं इसको जरा समझा देता हूं आपको। इन द H2O मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन which has the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. In the valence shell, oxygen has two paired electrons in 2s orbital and 4 electrons in the 2p orbital, as you can see in this diagram, 2 of which are unpaired and available for bonding in 2py and 2pz. Each hydrogen atom contribute a half-filled 1s orbital, half-filled 1s orbital of hydrogen. According to VBT, the two half-filled 2p orbitals of oxygen overlap head-on with the 1s orbital of the hydrogen, forming 2 sigma bond. यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 2 लोन पेयर भी होंगे ऑक्सीजन एटम के ऊपर, जिसको हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। 1 फ्रॉम 2s एंड 1 फ्रॉम 2p, ये जो 2 लोन पेयर हैं, एक आएगा 2s से और एक आएगा 2px से। रिपेल दी बॉन्ड पेयर्स काजिंग ए रिपल्शन यहाँ पे होगी, डेट रिजल्ट इन ए बैंड और वी शेप स्ट्रक्चर विद ए बॉन्ड एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल। और आपको पता है वाटर की जो शेप होती है ना, वो थोड़ी सी ऐसे बेंट शेप होती है, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, ठीक है। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ रिपल्शन क्रिएट होती है और ये बॉन्ड एंगल बन जाता है 104.5 डिग्री। एंड नेक्स्ट इज N2 मॉलिक्यूल, देयर ईच नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p3. In the valence shell, nitrogen has 3 unpaired electrons in the 2p orbital, 2px, 2py and 2pz. When 2 nitrogen atoms come close each other, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, 1 pair of 2px orbital overlap head on head to form a sigma bond with the other nitrogen atom. The remaining 2 pairs of 2p orbitals, 2py and 2pz overlap side by side, forming 2 pi bonds with other nitrogen atom. Thus N2 molecule has a triple bond consisting of 1 sigma bond and 2 pi bond. This strong triple bond makes a nitrogen a very stable diatomic molecule. Next is draw the orbital overlap to show the formation of F2 and HF molecule. तो डेयर फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल को पहले हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, तो डेयर फ्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज 1s2, 2s2, 2p5. In the valence shell, it has 5 electrons in the 2p orbitals with 1 unpaired electrons. When 2 fluorine atoms, जैसे आप देख सकते हैं, come close to each other, their unpaired p orbitals, 2p orbitals, undergo head-on axial overlapping to form a sigma bond, single sigma bond. Therefore, F2 molecule consists of a single covalent bond formed by the pp overlap, and each fluorine atom also retain 3 lone pair atom. और इसके अलावा हर फ्लोरीन एटम के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे।
डेयर अगर आप HF को देखते हैं, अभी हमने देखा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p5, इसका एक ऑर्बिटल क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन दी 1s ऑर्बिटल which is half filled. Fluorine has 1 unpaired electron in the 2p orbital. When these two atoms approach each other, the 1s orbital of hydrogen overlap head-on with the 2p orbitals of fluorine, forming a sigma bond. Since fluorine is much more electronegative than hydrogen, the shared electron pair जो है is pulled more towards fluorine, making HF a polar covalent bond. उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।